आज हम एक ऐसे नाम की परतों को खोल रहे हैं जो जो ताकत, रहस्य और एक बहुत ही अंधेरे जाल का दूसरा नाम बन गया है। एक ऐसा शख्स जो जिंदा रहते हुए एक परछाई की तरह था और मरने के बाद एक ऐसा तूफान बन गया जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। जेफरी एप्स्टीन। और ये नाम सिर्फ एक इंसान का नहीं है, ये उन अनगिनत सवालों का भी नाम है जो आज भी जवाब ढूंढ रहे हैं। ये उस सिस्टम की कहानी है जो ऐसे लोगों को बनाता भी है और शायद बचाता भी है। हमारे पास जो जानकारी है वो इन घटनाओं को किसी थ्रिलर फिल्म की तरह सामने रखती है। आज हमारी कोशिश ये समझने की है कि ये आदमी आखिर था कौन, ये जो एप्स्टीन फाइल्स का इतना शोर है वो असल में है क्या, और क्यों क्यों आज भी इन फाइलों का जिक्र आते ही दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सियों पर एक बेचैनी सी छा जाती है। दिलचस्प बात यह है कि ये कहानी सिर्फ एक अपराधी की नहीं है, ये उस इकोसिस्टम की कहानी है जहां पैसा, ताकत और रसूख कई बार इंसाफ के तराजू पर भारी पड़ जाते हैं। आज हम इसी की गहराई में उतरने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जेफरी एप्स्टीन की कहानी की शुरुआत ही एक बड़े से प्रश्नवाचक चिन्ह जैसी है। हमारे सूत्रों के मुताबिक उसके पास न तो किसी आईवी लीग कॉलेज की डिग्री थी, न कोई खानदानी पैसा, और न ही कोई ऐसा करियर जिसे देखकर कोई कहे कि हाँ, ये आदमी यहां तक पहुंचेगा। उसका अतीत एक धुंधल के जैसा है। हाँ, और ये धुंधल का मतलब शायद जानबूझ के बनाया गया था। जब हम दूसरे अरबपतियों की कहानियां सुनते हैं तो एक एक पैटर्न होता है। किसी गराज से शुरू हुई कंपनी, स्टॉक मार्केट का कोई जीनियस या फिर विरासत में मिली दौलत। एप्स्टीन के मामले में ये सब गायब है। जानकारी ये बताती है कि उसकी कहानी की सबसे बड़ी खासियत ये नहीं है कि वो क्या थी, बल्कि ये है कि वो क्या नहीं थी। कोई साफ शुरुआत नहीं, कोई ट्रेसेबल सफ़र नहीं। उसने अपनी पहचान को एक खाली कैनवस की तरह इस्तेमाल किया, जिस पर कोई भी अपनी उम्मीदें या डर प्रोजेक्ट कर सकता था। बिल्कुल, और इसी खाली कैनवस पर उसने एक ऐसी तस्वीर बनाई जिसे देखकर दुनिया दंग रह गई। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में सबसे आलीशान घरों में से एक प्राइवेट 727 जेट, और कैरेबियन में एक पूरा का पूरा निजी द्वीप। इस द्वीप का नाम था लिटिल सेंट जेम्स, जिसे बाद में लोग एप्स्टीन आइलैंड या और भी बदनाम नामों से जानने लगे। और यहाँ हमें रुककर सोचना होगा, ये सिर्फ अमीर होने की निशानी नहीं थी, ये एक अलग ही दुनिया बनाने जैसा था। खासकर वो प्राइवेट जेट जिसे एक बहुत ही बदनाम नाम दिया गया था, लोलिता एक्सप्रेस। हाँ, ये नाम सुनते ही बहुत कुछ अजीब लगता है। इसका क्या मतलब था? और ये लोलिता नाम कोई इत्तेफाक नहीं था। ये व्लादिमीर नबोकोव के उस मशहूर उपन्यास का सीधा रेफरेंस था, जिसमें एक अधेड़ उम्र के आदमी का एक नाबालिग लड़की के प्रति जुनून दिखाया गया है। ये नाम खुद ही उस जेट पर होने वाली गतिविधियों की ओर एक बहुत ही परेशान करने वाला इशारा था। तो मतलब सवाल ये नहीं था कि एप्स्टीन अमीर कैसे बना, क्योंकि पैसे वाले तो बहुत हैं। बिल्कुल, असली सवाल जो हमारे स्रोत भी उठाते हैं वो ये था कि उसे इतना ताकतवर किसने बनाया। मतलब दौलत से ज्यादा उसकी पहुंच मायने रखती थी। बहुत ही सब कुछ थी। उसका प्रभाव सिर्फ पार्टियों तक सीमित नहीं था। जो दस्तावेज हमारे पास हैं वो इशारा करते हैं कि एप्स्टीन एक गेटकीपर, एक दरबान, हाँ, एक तरह का दरबान बन गया था। अगर आपको किसी खास क्लब में एंट्री चाहिए, किसी बड़े निवेशक से मिलना हो या किसी राजनीतिक दरवाजे को खटखटाना हो, तो एप्स्टीन वो चाबी था। उसने खुद को ताकतवर लोगों के इकोसिस्टम के लिए जरूरी बना लिया था, और यही उसकी असली ताकत थी। दौलत तो बस उस ताकत तक पहुंचने का एक जरिया थी। और यहीं से ये कहानी एक अकेले आदमी से निकलकर एक पूरे नेटवर्क की कहानी बन जाती है। जानकारी के मुताबिक एप्स्टीन सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, वो एक मकड़ी की तरह था, जिसके बुने जाल के केंद्र में वो खुद बैठा था। ये नेटवर्क शब्द यहाँ बहुत जरूरी है। जब हम नेटवर्क कहते हैं तो हमारा मतलब सिर्फ दोस्तों और जान पहचान वालों से नहीं है। ये एक तरह का इकोसिस्टम था, एक ऐसा तंत्र जो अपने आप चलता था और जिसके अपने नियम थे। हाँ। ये एक लेन देन पर आधारित दुनिया थी जहाँ हर कोई किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ था। और इस नेटवर्क के बारे में जो बातें सामने आईं वो बेहद चौंकाने वाली हैं। कम उम्र की लड़कियां, प्राइवेट जेट से दुनिया भर के चक्कर और आलीशान घरों के बंद दरवाजों के पीछे होने वाली पार्टियां। यहां तक कहा जाता है कि एप्स्टीन अपने मेहमानों की हर हरकत पर नजर रखता था। हाँ, उसके द्वीप और घरों में हर जगह खुफिया कैमरे लगे होने की बात भी सामने आई। और यहीं से उन फाइलों का जिक्र शुरू होता है। ये कैमरे, ये रिकॉर्डिंग, ये सब जानकारी इकट्ठा करने का एक तरीका था। जानकारी ही ताकत है, और लगता है कि एप्स्टीन इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता था। तो वो लोगों की कमजोरियों को इकट्ठा कर रहा था शायद। और यही कमजोरियां
उन फाइलों की शक्ल में है जिन्हें आज दुनिया एप्स्टीन फाइल्स के नाम से जानती है। तो ये फाइलें असल में हैं क्या? क्या ये कोई सीक्रेट डायरी है या कुछ और? जब हम इन फाइलों की बात करते हैं तो हमारा मतलब किसी एक डायरी से नहीं है। स्रोत बताते हैं कि ये असल में वर्जीनिया गिफ्रे बनाम घिस्लेन मैक्सवेल केस से जुड़े हजारों पन्नों के अदालती दस्तावेज है, अच्छा, जिन्हें सालों तक सील रखने के बाद अब सार्वजनिक किया गया। इनमें फ्लाइट लॉग्स, ईमेल्स, पुलिस रिपोर्ट्स और सबसे महत्वपूर्ण पीड़ितों और गवाहों के बयान शामिल हैं। ये कोई अफवाह नहीं बल्कि कानूनी रिकॉर्ड्स का हिस्सा है। और इन्हीं रिकॉर्ड्स में दुनिया के कुछ सबसे बड़े और ताकतवर लोगों के नाम सामने आए। पूर्व राष्ट्रपति, अरबपति बिजनेसमैन, शाही परिवारों के सदस्य, हॉलीवुड के बड़े सितारे। लिस्ट इतनी लंबी और चौंकाने वाली थी कि एक बार तो यकीन करना मुश्किल हो गया। सही बात है। ये किसी भूचाल से कम नहीं था। मामला बेहद पेचीदा हो जाता है और हमारे स्रोत इस बारे में एक बहुत जरूरी चेतावनी देते हैं। क्या? इस लिस्ट में मौजूद हर नाम का मतलब ये नहीं है कि वो किसी अपराध में दोषी है। ये समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, कुछ नाम इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने एप्स्टीन के जेट पर सफर किया, कुछ किसी पार्टी में शामिल हुए और कुछ सिर्फ उसकी फोन बुक में थे। हर नाम को एक ही तराजू में नहीं तौला जा सकता। ये एक बहुत ज़रूरी बात है क्योंकि इससे कहानी की जटिलता समझ आती है। पर एक सवाल मेरे मन में आता है और शायद हमारे श्रोताओं के मन में भी। अगर सब कुछ इतना ही साफ सुथरा था, कुछ लोगों की बस दोस्ती थी, तो इतना डर क्यों था? और यही इस मामले का सबसे बड़ा सवाल है। जैसा कि स्रोत भी इशारा करते हैं, डर तभी होता है जब कुछ छिपाने के लिए हो। अगर ये सिर्फ कुछ दोस्तों की पार्टियां थीं, तो इतनी गोपनीयता क्यों? क्यों इन दस्तावेजों को सालों तक सील करके रखा गया? क्यों कई गवाह या तो चुप हो गए या उन्हें चुप करा दिया गया? ये सारी बातें इस तरफ इशारा करती हैं कि सच्चाई की पूरी तस्वीर शायद कभी सामने आ ही नहीं पाई। धुंध जितनी गहरी होती है, उसके पीछे छिपी चीज उतनी ही बड़ी होने का अंदेशा होता है। तो ऐसा लगता था कि ये एक ऐसा किला है जिसे कोई भेद नहीं सकता है। सालों तक ये सब पर्दे के पीछे चलता रहा, लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है और एप्स्टीन के लिए वो मोड़ आया साल 2019 में, जब कानून ने आखिरकार अपना शिकंजा कसा। बिल्कुल। 2019 में जब जेफरी एप्स्टीन को गिरफ्तार किया गया तो दुनिया भर में एक उम्मीद जगी। लोगों को लगा कि अब सालों से दबे राज बाहर आएंगे। सही बात है। पीड़ितों को शायद अब न्याय मिलेगा और उन शक्तिशाली चेहरों से नकाब उतरेगा जो इस पूरे खेल का हिस्सा थे। ऐसा लगा कि सिस्टम आखिरकार काम कर रहा है और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। सबको लगा कि अब पर्दा उठेगा, केस चलेगा, गवाहियां होंगी और सच सामने आएगा। लेकिन जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। कहानी का सबसे बड़ा राजदार हमेशा के लिए खामोश होने वाला था। ये इस कहानी का सबसे नाटकीय और सबसे रहस्यमय मोड़ था। गिरफ्तारी के कुछ ही हफ्तों बाद 10 अगस्त 2019 की सुबह खबर आई कि जेफरी एप्स्टीन ने न्यूयॉर्क की एक हाई सिक्योरिटी जेल में आत्महत्या कर ली है। वो मर चुका था। आत्महत्या? सरकारी बयान तो यही था, लेकिन जिस तरह से ये सब हुआ, उसने आत्महत्या की थियोरी पर इतने सवाल खड़े कर दिए जो आज तक कायम है। और ये सवाल बेबुनियाद नहीं है, बिल्कुल नहीं। जो जानकारी सामने आई वो किसी भी सामान्य बुद्धि वाले इंसान को सोचने पर मजबूर कर देगी। जैसे कि उस रात जेल के 2 कैमरे जो एप्स्टीन की सेल के बाहर लगे थे, रहस्यमय तरीके से खराब हो गए। खराब हो गए? हाँ, ड्यूटी पर मौजूद 2 गार्ड्स जिन्हें हर 30 मिनट में उसकी सेल चेक करनी थी, वो कथित तौर पर सो गए थे। सो गए थे? और उन्होंने घंटों तक रिकॉर्ड में झूठी एंट्री की। ये कैसे हो सकता है? मतलब एक ऐसा हाई प्रोफाइल कैदी जिसके पास दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के राज थे, उसकी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक। यही तो सवाल है, इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है? ये मानना ही मुश्किल है। मतलब जिस एक इंसान के पास सारे जवाब थे, वो हमेशा के लिए खामोश हो गया और उसकी मौत के साथ ही कई जवाब भी हमेशा के लिए दफन हो गए। ये मौत कई लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत बनकर आई होगी। इससे ये सवाल और भी गहरा हो गया कि क्या ये वाकई आत्महत्या थी या फिर सच को हमेशा के लिए दफनाने का एक तरीका? तो इन सब का मतलब क्या है? एप्स्टीन मार चुका है, कुछ लोगों को सजा हुई है, तो फिर आज भी ये फाइलें और ये कहानी इतनी मायने क्यों रखती हैं?
ये सिर्फ कुछ पुराने अदालती दस्तावेजों से बढ़कर क्यों हैं? क्योंकि ये कहानी अब सिर्फ जेफरी एप्स्टीन की नहीं रही। इन दस्तावेजों से जो तस्वीर उभरती है वो हमारे समाज और हमारे सिस्टम का एक आईना है। एक आईना। हाँ, ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कानून वाकई सबके लिए बराबर है, या फिर पैसा, रसूख और ऊंची पहुंच के दम पर न्याय को खरीदा या टाला जा सकता है। तो ये सिर्फ एक अपराधी की कहानी नहीं है, बल्कि उस सिस्टम की कहानी है जिसने उसे पनपने दिया। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से देखें तो ये फाइलें ये सवाल पूछती हैं कि क्या समाज में कुछ लोग इतने ताकतवर हो जाते हैं कि वो हमेशा कानून के शिकंजे से बच निकलते हैं? क्या सत्ता में बैठे लोगों के लिए नियम अलग होते हैं? सही बात है। ये सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे जस्टिस सिस्टम पर ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। ये हमारे समाज और हमारी न्याय व्यवस्था के भरोसे पर चोट करती है, और यही वजह है कि आज भी ये मामला इतना प्रासंगिक बना हुआ है। श्रोत एक बहुत शक्तिशाली विचार के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। जेफरी एप्स्टीन चला गया, लेकिन सवाल जिंदा है। और जब तक सवाल जिंदा है, तब तक सच भी किसी न किसी रूप में जिंदा रहता है। ये एक बहुत गहरी बात है, क्योंकि सच को दबाया जा सकता है, उसे झुटलाया जा सकता है, लेकिन उसे हमेशा के लिए खत्म नहीं किया जा सकता। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मौजूद रहता है और सही वक्त का इंतजार करता है। ये कहानी हमें उस चमचमाती दुनिया के उस अंधेरे कोने में ले जाती है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। ये हमें उस पर्दे के पीछे देखने के लिए मजबूर करती है जहां सच कल्पना से भी ज्यादा अजीब और डरावना हो सकता है। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर सोचने के लिए भी मजबूर करती है। एप्स्टीन की मौत ने उस एक व्यक्ति को हमेशा के लिए चुप करा दिया जो शायद दुनिया के कई ताकतवर लोगों के सबसे गहरे राज जानता था। उसकी खामोशी कई लोगों के लिए एक सुरक्षा कवच बन गई। ये एक अंतिम विचार को जन्म देता है। और वो क्या है? अगर सच को दबाने वाले लोग सच को सामने लाने वालों से ज्यादा ताकतवर हों, तो क्या इंसाफ महज एक कल्पना बनकर रह जाएगा?